हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई लास्ट क्लास में हमने इफेक्टिव मास स्टार्ट किया था। ठीक है, इफेक्टिव मास में हमने ये देखा था कि फिजिकल ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट अपन कर चुके थे कंप्लीट, और मैं कुछ बता चुकी थी आपको कि कौन कौन से टॉपिक इस बीच आपके जो है नहीं हो पाए ऑनलाइन वीडियोस में, वो ये टॉपिक बताए थे मैंने। और इनको आप कर लेना, और कोई स्पेशल हो तो बता देना। ये इतनी बात की थी हमने। और इसके अलावा हमने बात की थी कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ किसका, इफेक्टिव मास का। हमने देखा कि जब पार्टिकल कैसा होगा, या इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मास जो है वो लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सेलरेशन का रेशो होता है। लेकिन अगर जब कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल में बाउंड होता है या क्रिस्टल के अंदर वो मूव कर रहा होता है, तो उसको फिर क्या करना, रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता। और उस कंडीशन में उसका जो मास होता है वो उसके एक्चुअल मास से कुछ डिफरेंट होता है, और उसी को हमने क्या नाम दिया था, इफेक्टिव मास कहा था। ठीक है, हमने देखा भी था कि कॉपर में जो के शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ होता है न्यूक्लियस के साथ। तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि बिकॉज एक्सेलरेशन तब आएगा जब वेलोसिटी होगी। जब वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी मीन्स मूवमेंट ही नहीं है कोई, तो फिर आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होने से इसका इफेक्टिव मास आता है इन्फिनिटी। दैट इज़ नॉट इक्वल टू द एक्चुअल मास। तो इफेक्टिव मास इज जस्ट डिफरेंट टू दी एक्चुअल मास। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिस्टल में हो। जैसे सोडियम के लिए भी हमने बात की कि के शेल इलेक्ट्रॉन तो फिर भी न्यूक्लियस के पास होता है, लेकिन अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो उसके बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट शेल में है, तो वो इससे कम फोर्स से बंधा हुआ होता है न्यूक्लियस के साथ। तो अगर थोड़ी बहुत एनर्जी उसको कहीं से मिलती है तो उसमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने से उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। लेकिन हाँ, इतनी बात है कि इसके लिए भी इसका थोड़ा बहुत चेंज होगा, जो भी इसका इफेक्टिव मास होगा। समझ में आ गई। लेकिन अगर आपने इसका मूवमेंट कर दिया है इस तरीके से कि इसका जो मास है वो उसके एक्चुअल मास के कैसा है, जस्ट इक्वल है, तो आप क्या कहोगे, इफेक्टिव मास तो इसका होगा, बट दैट इज़ जस्ट इक्वल टू इट्स एक्चुअल मास। फिर हमने इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा और ब्रॉड करने की कोशिश की, और हमने कहा कि क्रिस्टल में अगर आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो उसके रिजल्टेंट फोर्स में एक अदर फोर्स और ऐड हो जाता है। वो है किसकी वजह से होगा, वो फोर्स एक्सेलरेशन की वजह से होगा। तो F इज इक्वल टू एम ए, और जो दूसरा फोर्स होगा तो उसका मास अलग है m1a। तो इससे अपने पास m माइनस m1 क्या निकल करके आया था, इफेक्टिव मास, जो कि कितना है, माइनस ई अपॉन में a। इतनी बात अपन लोग जो है कर चुके थे। तो और हमने बता दिया था, यहाँ पे आप लिख सकते हो, हेयर m स्टार इज कॉल्ड इफेक्टिव मास। अच्छा, कुछ बच्चों को जो है राइटिंग को लेकर इशू होता है, तो भाई क्योंकि मैं सजा सकती हूँ राइटिंग में, और भी अच्छी लिख सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें फिर वीडियो में वो आउटपुट नहीं मिलता उतने टाइम में। मैं उसको सजाने में लगी रहूँगी, लिखवाने में लगी रहूँगी, और जो चीज़ समझानी है उस पर मेरा टाइम जो है वो कम जाएगा। तो मेरा फोकस ज़्यादा समझाने पे रहता है। तो आप जितना ज़्यादा समझें उतना बेस्ट है। बाकी तो मैं जो भी लिखती हूँ उसको बोलती भी हूँ, तो बोलने में तो आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साउंड में तो आपको सुनाई दे रहा है, आप खुद से लिख सकते हो उसमें। ठीक है, अब बच्चों की तरह उसको कॉपी करने की बिल्कुल कोशिश मत करो कि आप वर्ड टू वर्ड उसको कॉपी करोगे। आप उसको समझो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि राइटिंग को लेकर भी होता है कुछ को इशू, तो कमेंट करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना राइटिंग को, टाइम बचाने के लिए बस इससे बोल रही हूँ। चले आप देखें, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान हमने बात कर ली। अब देखो, इस बेसिस पर जो m स्टार होता है वो 3 तरीके के हो सकते हैं। मतलब जो इफेक्टिव मास है वो 3 तरीके का पॉसिबल है। कौन कौन से, m स्टार आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये किस बेसिस पर है कि जो F1 बल की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो महसूस किया गया त्वरण है उसके समांतर है या प्रति समांतर है। तो उस बेसिस पर 3 तरीके के m स्टार हो सकते हैं। तो वो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, देखें, हाँ उसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। सिंस डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 may be parallel to the acceleration, may be parallel to the acceleration or anti-parallel to it. Therefore, 3 values are possible of effective mass. मतलब मैंने क्या लिखा इसमें कि क्योंकि बल F1 की दिशा
लगने वाले त्वरण की दिशा के, है ना, लगने वाले त्वरण ए की दिशा के समांतर या प्रति समांतर हो सकती है। तो इस आधार पर एम स्टार यानी कि इफेक्टिव मास के 3 मान पॉसिबल हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो जैसे हमने ये वाला एक्सप्रेशन निकाला था, तो अगर m क्या होगा, ग्रेटर देन किसके होगा, m1 के, तो m स्टार कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। और अगर m लेस देन होगा m1 से, तो यहाँ भी माइनस आएगा, वो माइनस इसको कैंसिल कर देगा, तो m स्टार पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर m m1 के बराबर हो गया, m क्या है, एक्चुअल मास, ठीक है, और m1 क्या है, जो थोड़ा बहुत चेंज्ड मास है, तो m और m1 अगर बराबर हो गए तो उस केस में m स्टार क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप इसको कैसे लिखोगे, नंबर डाल दो इसको, इक्वेशन जैसे अपन इसको 1 डाला था इस वाली इक्वेशन को, तो इस वाली इक्वेशन को आप डाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो मैं लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है। इफ़ m1 क्या होगा, ग्रेटर देन स्मॉल m होगा, तो m स्टार आपका कैसा बनेगा, नेगेटिव। भाई देखो ना, m1 अगर ज़्यादा होगा किससे, m से, तो m स्टार आपका कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव ही तो बनेगा, जिसको घटा रहे हो वो वाली क्वांटिटी बड़ी होगी तो m स्टार तो नेगेटिव ही आएगा ना, ऐसे समझ लो आप, इसको रहने दो, इसे समझो। ठीक है, तो m1 अगर बड़ा होगा m से, तो m स्टार कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, इफ़ m1 इज इक्वल्स टू m, तो आपका m स्टार क्या बनेगा, ज़ीरो। 3 वैल्यू पॉसिबल है। और तीसरा है कि इफ़ m1 इज़ लेस देन स्मॉल m, तो आपका m स्टार क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो 3 तरीके की वैल्यूज़ पॉसिबल है किसकी, इफेक्टिव मास की, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अदरवाइज हमने अब तक जो मास पढ़ा है उसमें हमने कभी नहीं कहा कि मास पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, लेकिन इफेक्टिव मास पॉसिबल है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। समझ में आ गई? तो अब जो इसमें पहली बात मैं करने जा रही हूँ, इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट यहीं तक हो जाता है। अगर पेपर में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है, डिफाइन इफेक्टिव मास, ठीक है, तो उसमें नंबर देख लेना आप आसपास कितने का है, 2 या 3 नंबर से कम तो कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट में शायद 1.5 से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उसमें भी आता है, तो भी आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन करना ज़रूरी है। तब आप ऐसा मत सोचना कि 1-1.5 नंबर का है तो हम कुछ चीज़ें जो है छोड़ दें, नहीं भाई, आपको भले ही इन सब चीज़ों को शॉर्ट में बताओ, लेकिन बताना ज़रूरी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है इतना लगेगा, क्रिस्टल में बाउंड है तो इतना लगेगा, इतना m स्टार होगा, 3 टाइप का हो सकता है, मेरे हिसाब से 1 से 1.5 पन्ने का आपको बताना ही पड़ेगा 1.5 से 2 नंबर के क्वेश्चन में। समझ में आ गई? तो इफेक्टिव मास के बारे में पूछा है तो आप उतना बताएंगे, लेकिन अगर आपके पास स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है कि एक विमीय क्रिस्टल के लिए, यानी कि फॉर 1 डायमेंशन क्रिस्टल, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान निकालना है या फिर उसका इफेक्टिव मास चाहिए, तो फिर आप वो करेंगे जो मैं अभी आगे करवाने जा रही हूँ। बात समझ में आ गई? तो हम सबसे पहले फर्स्ट हम जो इसका एक तरीके से एप्लीकेशन समझ लीजिए, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ 1 डायमेंशन क्रिस्टल, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान किस में, एक विमीय क्रिस्टल में, एक विमीय क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान ये हमें निकालना है। अगर वो ऐसा पूछ लेता है कि फाइंड आउट दी इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 डायमेंशन क्रिस्टल, तो आप आगे वाला करेंगे। समझ में आ गई? थोड़ा बहुत ऊपर डिफाइन कर देना कि इफेक्टिव मास क्या होता है, और फिर नीचे से इसको स्टार्ट करेंगे, तभी आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, तो आप डिफाइन कर देना कि इलेक्ट्रॉन के आवर्ती विभव के कारण इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो उसके वास्तविक मास से कुछ अलग होगा, और वही उसका क्या कहलाता है, प्रभावी द्रव्यमान कहलाता है। अब सुनिए, मैंने मान लिया हम 1 डायमेंशन क्रिस्टल के लिए करना चाहते हैं, तो हम क्या लेकर के चलेंगे कि हम मान लेते हैं कि क्रिस्टल है, उसके किसी बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका प्रभावी द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, तो हमने कंसिडर कर लेना है एक 1 डायमेंशन क्रिस्टल। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड इफेक्टिव मास, शॉर्ट में लिख रही हूँ, इफेक्टिव मास of electron in 1 dimension crystal, let us consider a 1 dimension crystal। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है उसको ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के वेग से बताया जाता है, और ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी आप हालांकि पढ़ चुके हैं, मतलब मेरा ये नहीं है कि मैंने वीडियो में उसको बताया, मतलब ये है कि मैं उसको कॉलेज में पढ़ा चुकी हूँ। अब सारे टॉपिक तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, कोविड सिचुएशन की वजह से ही जो टॉपिक हो पा रहे हैं वो हो पा रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो आप उसे एज अ फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपकी बुक्स में है, मैंने ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के वेग का अगर डिस्कस किया है तो आप उसे बुक में से देख कर पढ़ कर समझ सकते हैं, इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, सिंस
वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल, उसका क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू 1/h डी ई बाई डी के, ये होता है। दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। ब्लॉक साइंटिस्ट का नाम है ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, उन्होंने इसकी वेलोसिटी निकाली थी तो उनके नाम पर इसकी वेलोसिटी है। तो आप इसे बुक में से देख सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है क्या, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मतलब क्रिस्टल में किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, उसका ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/h डी ई बाई डी के। अब यहाँ पे E क्या है, वेयर E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड K इज इक्वल टू, K क्या है, वेव कांस्टेंट, या इसको आप प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या कह रहे हैं, अब हम ये जानते हैं कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा अवशोषण करता है तो उसके ऊर्जा अवशोषण की जो दर होती है वो उस पर कार्यरत बाह्य बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट, इसको आप एज अ फैक्ट आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस एज वी नो, और ये होती ही है, एज वी नो द रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन by electron in a crystal is product मतलब multiplication, product of applied force and velocity। दोबारा बोल देती हूँ हिंदी में, हम जानते हैं कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा अवशोषण की दर उस पर कार्यरत बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। ऊर्जा अवशोषण की दर मतलब डी ई बाई डी टी, ऊर्जा अवशोषण की दर मतलब एनर्जी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी ई बाई डी टी से शो करेंगे, दैट इज एक्चुअली फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसको आपको एज अ फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप चेक भी कर सकते हैं दोनों की जो डायमेंशन है वो इक्वल अगर आ रही है, दैट मीन्स इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसकी डायमेंशन निकाल लेना डी ई बाई डी टी की, और इधर डायमेंशन निकालना है, दैट मीन्स जस्ट इक्वल टू ईच अदर। और अगर इक्वल है दैट मीन्स इक्वेशन इज बैलेंस्ड एंड दैट इज करेक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गई। अच्छा, इसी में अपन आगे क्या क्या कर सकते हैं वो सुनिए। यहाँ से देखिए एफ वी इज इक्वल टू कितना निकल कर के आ जाएगा। क्या मैं इसको इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ, क्या डी ई बाई डी टी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ डी ई बाई डी के और डी के बाई डी टी, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। हमने एक अनदर वेरिएबल के को बीच में एंटर करवाया है, तो मैं डी ई बाई डी टी को डी ई बाई डी के और डी के बाई डी टी लिख सकती हूँ, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो डी ई बाई डी के है उसकी वैल्यू मैं कहाँ से लिखूँगी, ये जो मैंने अभी इक्वेशन 1 में डी ई बाई डी के लिखा है, तो इक्वेशन 1 से अगर आप डी ई बाई डी के की वैल्यू निकालेंगे तो वी एच कट आएगी, और उस वी एच कट की वैल्यू को मैं कहाँ रख दूँ, डी ई बाई डी के को यहाँ रख रही हूँ। समझ में आ गई। तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ डी ई बाई डी के बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से रखोगे तो एफ वी इज इक्वल टू डी बाई डी के कितना था, वी एच कट था, पीछे से भी दिखाया मैंने आपको, और डी के बाई डी टी, तो वी से वी कैंसिल हो गया, तो आपके पास एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, एच कट डी के बाई डी टी। इसको अभी अपन रख लेते हैं, इसकी अपन को ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, सिर्फ मेरे पास अभी फोर्स है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इफेक्टिव मास, और इफेक्टिव मास निकलेगा कैसे, इफेक्टिव मास का फॉर्मूला क्या है भाई, मास का तो वही फॉर्मूला है जो सिंपल मास का है, वही इफेक्टिव मास का है, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो फोर्स तो मैंने निकाल लिया, ये रहा इक्वेशन 3 में। मुझे क्या चाहिए अभी, एक्सेलरेशन और चाहिए, और एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डी पी बाई डी टी निकाल लो तो मेरा काम बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अब देखें, नाउ सिंस एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कैसे निकलेगा, डी वी बाई डी टी करके निकलेगा। डी वी बाई डी टी मतलब ये देखो ना, वेलोसिटी अभी बताई ना आपको ये होती है, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही तो कर रहा है, तो निकाल लो फटाफट। डी वी बाई डी टी कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। कितना है, v इज इक्वल टू, वी है आपका 1/h कट डी ई बाई डी के, इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 1/h कट
डी बाई डी टी डी ई बाई डी के, यही तो होगा डिफ्रेंशिएशन। वन बाई एच कट तो कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, डी ई बाई डी के का होगा डिफ्रेंशिएशन, और किसका होगा। सही है भाई। अब ज़रा ध्यान से देखें, सिंपल है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट तो है बट ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, थर्ड ईयर में आ गए हो आप। ठीक है, अब सुनो मैं क्या कर रही हूँ, इस डी ई बाई डी टी को किस तरीके से रिप्लेस कर रही हूँ, ज़रा ध्यान दें। डी बाई डी के क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, और डी के बाई डी टी, फिर से मैंने के को एंटर करवाया है। मतलब ये जो सिचुएशन आपको दिख रही थी उसमें मैंने क्या किया, डी ई बाई डी के यहाँ और डी बाई डी के, अब देखो ना डी बाई डी टी तो बच रहा है ना आपका, वही पहले था। समझ में आ गई बात आपको। तो अब क्या करोगे आप, अब कुछ नहीं करना आपको, हो गया बस डी वी बाई डी टी। देखो डी के बाई डी टी की वैल्यू रख दो, यहाँ से अगर आप निकालो डी के बाई डी टी की वैल्यू तो एफ बाई एच कट आएगा, आएगी ना यहाँ से इक्वेशन 3 से, तो रख दो 1 बाई एच कट। ये तो क्या बन गया, डी टू ई बाई डी के स्क्वायर, 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, और डी के बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, एफ बाई एच कट। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया एफ अपॉन में एच कट स्क्वायर, और साथ में क्या बन गया आपका, क्या बन गया, ऐसा लिख दो इसको। देखो वैसे तो ये डी टू ई बाई डी के स्क्वायर के बीच अपॉन में क्या है, एच कट है, ऐसा ही तो है 1 अपॉन एच कट स्क्वायर डी टू। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, एच कट स्क्वायर अपॉन डी टू ई बाई डी के स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, क्योंकि डी टू ई बाई डी के स्क्वायर तो अल्टीमेटली उठ करके ऊपर ही चला जाएगा, तो जो ऊपर था ना उसको मैं नीचे ले आई। ठीक है, तो ये डी वी बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है। तो अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करो तो आपके पास क्या निकल कर आया, ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में एम, ये नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, एम है, तो एम स्टार एक्चुअली, इसको कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन से, एफ अपॉन एम स्टार, और कंपेयर करोगे तो देयरफॉर एम स्टार आपके पास कितना निकल करके आएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन में डी टू ई बाई डी के स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव मास। बात समझ में आ गई, सिंपल डेरिवेशन था। वापस से इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से इसको समझिए, सिंपल डेरिवेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस मैंने इस डी टू ई बाई डी के स्क्वायर को उठा करके नीचे ले गई, ये एक्सेलरेशन था, एफ अपॉन एम स्टार से इसको कंपेयर किया तो एम स्टार की वैल्यू नीचे वाली बन गई। दिस इज इफेक्टिव मास एंड दिस इज द इफेक्टिव मास फॉर 1 डायमेंशन क्रिस्टल। समझ में आ गई। कल हम डिस्कस करेंगे फॉर 2 डायमेंशन क्रिस्टल एंड 3 डायमेंशन क्रिस्टल इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।